किसी का अपमान करना, किसी में कमियां निकालना, किसी पर लांछन लगाना, किसी को ताने देना, ये सब कुछ कितना कितना गलत होता है। आज मोनिका के केस से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि बस यूं ही बस गप्पे मारते मारते, बातें करते करते आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। आपको कुछ पता भी नहीं होता, ज्यादा आपको जानकारी भी नहीं होती। आपको 5% जानकारी होती है, बाकी का 95% आप अपनी कहानी खुद बनाकर किसी के बारे में कुछ भी, कोई अफवाह, कोई लांछन, कुछ भी ऐसा आप एक अफवाह की तरह समाज पे फैला देते हैं। आपके लिए तो ये बस यूं ही बैठे बैठे टाइम पास करने का एक जरिया था। आप तो बस यूं ही गप्पे मार रहे थे, या फिर एक भाव होता है ना इंसान के अंदर। जब मैं छोटी थी, पता नहीं, शायद हमारी 6 या 7th क्लास की हिंदी की बुक में निंदा रस इस नाम से एक कहानी थी, और उसमें बताया गया था कि कैसे जो 7 रस हैं उसमें से एक रस है निंदा रस। निंदा एक ऐसा रस है जिसमें आप कुछ नहीं करते, आप खाली बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं करते। ना आप तलवार चलाते हैं, ना आप चाकू चलाते हैं, ना आप कुछ पॉजिटिव करते हैं, ना आप कुछ नेगेटिव करते हैं, लेकिन बैठे बैठे ही आप अपने आप को सुपीरियर समझने का आनंद लेते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियस रूप से आप उससे बेहतर खुद को दिखा रहे होते हैं कि आप सामने वाले की जो बुराई कर रहे हैं वो वाली बुराई आप में थोड़े है, इसलिए आप उससे बेहतर है। तो निंदा एक रस है जिसे आप बिना कुछ किए उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन जो आपके अहंकार को पोषित कर रहा है, आपको सुपीरियर फील करवा रहा है, आपको दूसरे की कमियां निकाल के आनंदित फील करवा रहा है, वो कितना गलत है। आपके शब्द किसी के जीवन को उलट पुलट के रख सकते हैं। आपके लिए तो वो शब्द थे, आपने कहे और आप भूल गए, उसके लिए कितने मायने रखते हैं। इसी चीज को आज हम मोनिका जी के केस के थ्रू समझेंगे। मोनिका जी जो एक काफी अच्छे परिवार की बेटी हैं, उनके 3 भाई हैं, तो एक तरह से 3 भाइयों की लाडली आप कह सकते हैं। तीनों भाई विवाहित हैं। मोनिका जी की शादी एक बहुत सही घर में हुई, बहुत खुशी से उनका वैवाहिक जीवन चल रहा था। उनकी एक संतान हुई, एक बेटी पैदा हुई। लेकिन बेटी के पैदा होने के 1 साल के अंदर ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। एक युवा लड़की का एक संतान के साथ विधवा हो जाना, ये कितने बड़े दुख की बात है। खैर, कैसे तैसे करके परिवार वालों ने ये फैसला किया कि मोनिका जी की शादी उन्हीं के भाई के छोटे भाई से करवाई जाएगी, और एक सामाजिक रीत रस्म के आधार पर उनका दूसरा विवाह उन्हीं के देवर के साथ कर दिया गया। उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा था। उनसे उनकी एक बेटी भी हुई। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद उनके जो देवर थे, उनकी भी मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। अब मोनिका जी 2 बेटियों के साथ अकेली रह गई थी, और जैसा कि समाज का एक नजरिया है, तो अब उनके ऊपर एक विधवा का एक मनहूस का टैग लग चुका था। वो ससुराल में आज भी रहती हैं ससुराल में, लेकिन ससुराल पक्ष का जो एक नजरिया था कि इनसे विवाह के बाद हमारे घर के 2 बच्चे चले गए, तो उनका नजरिया भी मोनिका जी के लिए अच्छा नहीं था। ससुराल में भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। एक अनकहा सा तनाव था, एक तानाकशी थी, एक जैसे कुलच्छनी है, मनहूस है,
इस तरह के ताने कशी उनके ससुराल में उनके लिए थी। और मायके में भी स्थान नहीं था, क्योंकि उनके जो तीनों भाई थे वो विवाहित थे, और जब भाई विवाहित होते हैं, आगे उनका परिवार होता है, तो स्थितियां थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो उनके लिए अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके में जाना भी संभव नहीं था। मोनिका जी के लिए ये बहुत दुख की बात थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि उन्होंने एक अच्छी पत्नी बनने की, एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करी। उनके जो बहुत अच्छे संबंध रहे, उनके पहले पति से भी उनके बहुत प्रेममयी रिश्ते थे, दूसरे पति के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने हमेशा जो पत्नी धर्म है उसे पूरा करने की कोशिश करी। मोनिका जी जानना चाहती थी कि इस बर्थ में इस तरह से 2-2 बार वो विधवा हुई, इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ। और एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी इंसान, वो पूरा अपना भरकस प्रयत्न कर रही थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए रखने की। इसके बावजूद आज समाज के द्वारा या उनके ससुराल पक्ष के द्वारा उन्हें ताने मिलते हैं, और समाज में वो स्थान अब उनका नहीं रहा। मोनिका जी ने जो अपने PLR में देखा, अब मैं वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक बहुत बड़े घर की जमींदार परिवार की बहू हूँ। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है, और इसलिए आसपास की सभी औरतें मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, बच्चे को आशीर्वाद दे रही हैं। घर में हंसी और उल्लास का माहौल है, क्योंकि कई वर्षों बाद इस घर में पुत्र ने जन्म लिया है। आज मेरे बेटे का नामकरण है, इसलिए पूरे गांव को भोज का न्योता दिया गया है। मेरी जेठानी, जो आयु में मुझसे बड़ी है और बहुत विनम्र और सुघड़ महिला है, वो भी आगे बढ़कर सभी महिलाओं का स्वागत कर रही हैं। लेकिन उनके साथ कुछ अलग ही हो रहा है। ज्यादातर महिलाएं उनसे मुंह फेर के बैठी हैं। मेरी सासू माँ और मेरे पति ये भी नहीं चाहते कि उनकी जेठानी उनके बच्चे को गोद में उठाए, क्योंकि उनकी जेठानी बांझ है। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि उनकी जेठानी बहुत प्रेम से उनके बच्चे की मालिश कर रही हैं, उसे नहला रही हैं, उसे सजा रही हैं, उसे एक छोटा सा कृष्ण कन्हैया बना रही हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। मैं दूर से सब कुछ देख रही हूँ। मेरी सास मेरी जेठानी की तारीफ कर रही हैं कि वो बहुत सुघड़ है और घरेलू कार्यों में बहुत निपुण है। मुझे उनकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि मैं बड़ी हूँ, क्योंकि इस घर को पुत्र संतान मैंने दी है। इस बात के लिए इस परिवार को मेरा एहसानमंद होना चाहिए। इसलिए मुझे मेरी जेठानी की तारीफ अच्छी नहीं लगती, और मैं उनकी चुगली करने का, उनमें कमी निकालने का, उनकी बुराई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। जबकि मैं जानती हूँ
कि मेरी जेठानी मेरे पुत्र से भी बहुत प्रेम करती है और घर के सभी कार्यों में मुझसे अधिक पारंगत है। यदि एक महिला के तौर पे देखा जाए तो वो एक अच्छी महिला है, लेकिन मुझसे उनकी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि तारीफ पर सिर्फ मेरा हक है। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि गांव के लोगों ने सभा बुलाई है, क्योंकि उनकी जेठानी को सजा होने वाली है। किस चीज की सजा? उन पर ये आरोप लगाया गया है कि वो तंत्र मंत्र करती हैं। विशेष तौर पर वो छोटे बच्चों पर यह कार्य करती हैं, क्योंकि वह स्वयं संतान चाहती हैं। वो अपशुगुनी है और उनके कारण जिस घर में वो पैर रखेंगे उस घर में भी संतान नहीं होगी। और ऐसे अपशुगनी महिला के साथ क्या किया जाना चाहिए, इस बात पर गांव वाले सोच विचार कर रहे हैं। बहुत सोच विचार कर अंत में गांव वालों द्वारा ये फैसला लिया गया, क्योंकि उनकी जेठानी एक अपशुगनी, बांझ और तंत्र मंत्र करने वाली महिला है, इसलिए वो गांव में सबके साथ तो नहीं रह सकती। उन्हें गांव से बाहर अकेले रहना होगा। और इसी कारण अब उनकी जेठानी को चंद जोड़ों के साथ और कुछ बर्तनों के साथ एक छोटे से मिट्टी के चूल्हे के साथ गांव के बाहर एक छोटी सी घास की झोपड़ी बनाकर छोड़ दिया गया है। और उनकी जेठानी का बचा हुआ जीवन इसी तरह से अकेले, गांव से दूर, सबसे अलग थलग यूं ही कटा। और इस सब की कर्ता धर्ता थी मोनिका जी। वो अपशुगनी है, बांझ है, उनके कदम अच्छे नहीं हैं, वो तंत्र मंत्र करती हैं। ये सारी बातें उन्हीं के द्वारा समाज में फैलाई गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी जेठानी को घर से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि पूरी धन संपदा और परिवार का प्रेम और सम्मान सिर्फ उनके लिए हो। इस दृश्य को देखने के बाद मोनिका जी की आंखों में आंसू थे। आज की मोनिका के लिए ये कल्पना करना भी असंभव है कि वो इतनी बुरी हो सकती है। नहीं, वो नहीं हो सकती। वो किसी के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन उन्होंने किया। उनकी जेठानी को उन्होंने इस बर्थ में अपने पहले पति के रूप में देखा, और जो उनके दूसरे पति का रोल अदा कर रहे थे वो पास्ट बर्थ में भी उनके पति के ही रोल में थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के इस गलत कार्य में उसे पूरी सपोर्ट करी। मोनिका जी की जेठानी वो एक अच्छी महिला थी और उन्हें इस धरती पर बर्थ लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मोनिका जी को उनके लाइफ लेसन अचीव करने के लिए जो घटनाक्रम निर्मित होने हैं, उसके लिए एक सहयोगी आत्मा के तौर पर जन्म लिया, और उनकी जिंदगी इतनी ही थी। ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन्हें
उन उन घटनाओं के होने की वजह बनने के लिए बर्थ लेते हैं। उनका रोल एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह होता है, छोटा सा रोल। जैसे एक फिल्म है, फिल्म मान लीजिए अक्षय कुमार की है, लेकिन उसमें हो सकता है अमिताभ जी बस 2 मिनट के एक छोटे से रोल में हो, लेकिन जो उनका 2 मिनट का छोटा सा रोल होगा वो इतना महत्वपूर्ण होगा कि वो पिक्चर की पूरी स्टोरी को चेंज कर देगा। बस ऐसा ही कुछ रोल था मोनिका जी के पहले हस्बैंड और उनके दूसरे हस्बैंड का भी। उनके पहले हस्बैंड भी, उनके जीवन में जो उनका लाइफ लेसन है कि कितना दर्द होता है, ये जो कार्मिक अकाउंट उन्होंने बनाया बुराई करके, दर्द देके, मानसिक भावनात्मक पीड़ा देके, वो क्लियर करने के लिए। और साथ ही साथ क्या हर्ष होता है, क्यों नहीं आपको लगता है कि आप किसी को तलवार से ही काटते? नहीं नहीं, तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन आप जो किसी को जबान से काटते हैं उसका घाव नहीं भरता। यही चीज मोनिका जी को इस बर्थ में समझने की जरूरत थी। आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। मोनिका जी खुद उन भावनाओं को महसूस करती हैं, उस तिरस्कार को महसूस करती हैं, उस लांछन को महसूस करती हैं और समझती हैं कि कितना गलत, कितना भारी होता है। हम क्यों ही बस यूं ही किसी के लिए कुछ शब्द बस यूं ही निकाल देते हैं, निंदा रस का आनंद ले रहे होते हैं हम। लेकिन कौन सा कार्मिक अकाउंट बन रहा है? आपने तो निंदा रस का आनंद ले लिया, वो 5 मिनट का आनंद किसी के लिए शायद सालों की या जीवन की मानसिक भावनात्मक पीड़ा बन गया है, आपको तो पता भी नहीं। आज मोनिका जी ये जानती हैं कि क्यों उनके साथ ये हुआ और क्या है उनका लाइफ लेसन, जो अब कौन सा कार्मिक अकाउंट वो क्लियर कर रही हैं, कौन सा लाइफ लेसन है जो अब उन्होंने सीखना है। अब चूंकि वो इस घटनाक्रम की बड़ी पिक्चर को देख पा रही हैं, इसलिए अब वो पहले की तरह रिएक्ट नहीं करती हैं और आसानी से चीज़ों को जाने देती हैं। और जब से उन्होंने इन चीज़ों को समझ के रिलीज किया है, तब से जैसे अगर किसी पर किसी चीज़ का असर नहीं होता तो कहने वाले के लिए भी वो चीज़ निरर्थक सी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जीतने वाले की खुशी भी खत्म हो जाती है अगर हारने वाला मुस्कुरा दे, बस कुछ ऐसा ही है। अब मोनिका जी जब उनकी सासू माँ की तरफ से या समाज की तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है तो उस पर रिएक्ट नहीं करती, एक स्माइल के साथ समझती हैं ये कौन सा अपराध था, क्या मैंने सीखना है, क्या मैंने रिलीज करना है। धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप रिजॉल्व हो रही है, क्योंकि वो जो सामने वाले को चाहिए वो उस तक पहुंच नहीं रहा। आनंद, किसी की बुराई में आनंद ढूंढते हैं ना हम, किसी को बुरा कहने में आनंद ढूंढते हैं। एक्चुअली किसी को बुरा कह के एक तो हम खुद को सुपीरियर बनाने का आनंद महसूस करते हैं, दूसरा पता नहीं कौन कौन सी भड़ास है, पता नहीं जीवन में, सबके जीवन में क्या क्या झमेले चल रहे हैं। हम लोगों को लगता है, मतलब हम लोग अपने जो जिंदगी के झमेले चल रहे हैं पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति पर, वो गुस्सा उतारने के लिए उस व्यक्ति पर बस भड़ास निकाल देते हैं। तो अब मोनिका जी का ये केस हमारे सामने ये चीज़ लेकर आता है कि अपने शब्दों को, खास तौर पर जब आप किसी को जज कर रहे हैं, किसी के ऊपर अपनी राय पेश कर रहे हैं, सोच समझ के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो शब्द हैं वो सामने वाले के लिए तलवार भी हो सकते हैं, घाव भी हो सकते हैं, मरहम भी हो सकते हैं। तो बनिए तो मरहम बनिए ना, घाव क्यों बनते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। किसी का अपमान करना, किसी में कमियां निकालना, किसी पर लांछन